हेलो स्टूडेंट्स। तो इससे पहली वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था वो मैन्योर और फर्टिलाइज़र्स के बारे में डिस्कस किया था। और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन। इरिगेशन है क्या? इरिगेशन होता है जब भी हम कोई क्रॉप ग्रो कराते हैं तो उसमें जो वाटर की सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है मैंने इरिगेशन की, द प्रोसेस ऑफ सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप प्लांट्स इन द फील्ड इज कॉल्ड इरिगेशन। क्रॉप प्लांट्स के लिए उस फील्ड में वाटर की सप्लाई करना कहलाता है इरिगेशन। अब इरिगेशन जो करते हैं हम टाइम टू टाइम करते हैं। अब इरिगेशन क्यों नेसेसरी है, क्या ज़रूरत है इरिगेशन की? तो इरिगेशन इसलिए जो है ज़रूरी है, मैंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं इरिगेशन की नेसेसरी के ऊपर। सबसे पहला जो पॉइंट है वो पॉइंट है प्लॉगिंग ऑफ फील्ड बिकम ईजियर टू इरिगेशन। इरिगेशन से क्या हो जाता है, जो प्लॉगिंग है वो आसानी से हो जाती है, खेत की जो जुताई होती है वो बहुत आसानी से हो जाती है। एक तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इरिगेशन का। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट है इरिगेशन गिव मॉइस्चर टू जर्मिनेट द सीड। जब हम फील्ड में सीड को जर्मिनेट कराएंगे तो सीड को जर्मिनेट होने के लिए जो मॉइस्चर चाहिए वो सारी की सारी मॉइस्चर आसानी से प्लांट्स को मिल जाती है इरिगेशन की वजह से। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हम, इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट बाय प्लांट। इरिगेशन की हेल्प से ही जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स के लिए जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन्हें बहुत आसानी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इसलिए जो है इरिगेशन बहुत ज़रूरी होती है। अब प्लांट्स को जितने भी मिनरल्स चाहिए, जितने भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सॉइल से मिलने होते हैं। अब सॉइल से उन मिनरल्स को या न्यूट्रिएंट्स को प्लांट डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो वाटर में डिजॉल्व होकर के ही आएंगे। अब जितना वाटर ज़्यादा होगा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उतने ही ज़्यादा डिजॉल्व होंगे और डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स को प्लांट आसानी से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो इसलिए भी इरिगेशन ज़रूरी है, जिससे कि जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को आसानी से मिल जाए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इरिगेशन प्रोड्यूस प्लांट टू हॉट एयर। जो इरिगेशन है उससे प्लांट हॉट एयर से प्रोटेक्ट रहते हैं, बचे रहते हैं। अब कैसे बचे रहते हैं वो हॉट एयर से? वो इस तरह से बचे होते हैं, जब बहुत तेज़ी से गर्म हवाएं चलती हैं तो प्लांट में जो ट्रांसपायरेशन रेट है, ट्रांसपायरेशन रेट वाटर का वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा से रिमूव होना, अब वो रेट बढ़ जाता है ट्रांसपायरेशन रेट। जब ट्रांसपायरेशन रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, प्लांट में पानी की कमी होगी और इससे जो प्लांट है वो सूख जाएगा। लेकिन अगर हमने इरिगेशन कर दिया है तो वो प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेगा जितने की उसे नीड है, तो प्लांट सूखने से बच जाएगा। तो ये जो है कुछ नेसेसरी पॉइंट थे इरिगेशन के लिए, जिससे हम ये कह सकते हैं कि प्लांट्स के लिए इरिगेशन नेसेसरी है, ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन। इरिगेशन को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ ज़्यादा इरिगेशन की नीड है और पता चलेगा कि कम इरिगेशन की नीड है। उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो नेचर ऑफ क्रॉप। क्रॉप की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि इरिगेशन वहाँ पर ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। जैसे कि हम बात करें व्हीट प्लांट है, व्हीट प्लांट को ज़्यादा इरिगेशन की नीड नहीं होती है। बट इसी के साथ हम कंपेयर करने लगे राइस प्लांट की, तो राइस प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा इरिगेशन की नीड होती है।
तो ये जो डिपेंड करता है उस क्रॉप की नेचर पर भी डिपेंड करता है कि इसे ज़्यादा चाहिए इरिगेशन या कम चाहिए। उसके बाद सेकंड है नेचर ऑफ सॉइल। सॉइल की नेचर पर भी ये डिपेंड करता है कि इस सॉइल को इरिगेशन की कम नीड है या ज़्यादा नीड है। देखिए, अगर जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स का साइज बड़ा है और लूज है सॉइल, तो ज़्यादा इरिगेशन की नीड होगी, जिसको हम कहते हैं कि रेतीली भूमि है, तो उसमें क्या होगा, इरिगेशन ज़्यादा चाहिए। लेकिन अगर ऐसी सॉइल है जिसे हम क्ले बोलते हैं, सैंडी सॉइल में याद रखना, सैंडी सॉइल में इरिगेशन की नीड हमेशा ज़्यादा होती है। और एक दूसरी सॉइल होती है जिसे बोलते हैं क्ले सॉइल, उसके पार्टिकल्स का साइज जो होता है वो बहुत छोटा होता है और उसमें जो इरिगेशन की नीड होती है वो बहुत ही कम होती है। तो सॉइल की नेचर पर भी डिपेंड करता है इरिगेशन और सीजन पर भी डिपेंड करता है। एक समर सीजन होता है, समर सीजन में जो है इरिगेशन की जो नीड होती है वो ज़्यादा होती है। एक रेनी सीजन होता है, रेनी सीजन में बारिश होती है तो वहाँ जो इरिगेशन की नीड है वो बहुत कम होती है। और दूसरा जो होता है, तीसरा जो होता है वो विंटर सीजन होता है। विंटर सीजन में भी इरिगेशन की जो नीड होती है वो कम होती है। तो ये फैक्टर अफेक्टिंग थे इरिगेशन को अफेक्टेड करने वाले फैक्टर। अब बात करेंगे, अगला टॉपिक है हमारा सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ से हम इरिगेशन करते हैं। तो यहाँ एक तो रिवर से इरिगेशन होता है, जो रिवर में पानी बह रहा होता है उस पानी को ही हम खेत में कर देते हैं। तो एक कैनल से, रिवर में से छोटे छोटे रिवर्स निकाल दिए जाते हैं जिन्हें हम नाला बोल देते हैं या बम्बा बोल देते हैं, तो उनसे भी हम करते हैं। कुछ वेल्स, कुएं होते हैं, कुएं से इरिगेशन करते हैं। कुछ ट्यूबवेल से भी इरिगेशन करते हैं। डैम से भी इरिगेशन होता है, पॉन्ड से भी होता है, लेक से भी होता है। तो ये सारे के सारे जो है सोर्स हैं इरिगेशन के, जिनसे हम अपनी क्रॉप को इरिगेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के जो ट्रेडिशनल मेथड हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं और इसमें से पहला जो है वो है मॉट। ये मेथड क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक वेल होता है, कुआं होता है, उस कुएं में ऊपर एक पुली लगा दी जाती है जिससे रस्सी घूमती है और उस रस्सी के एक एंड पर एक बड़ा सा हम बर्तन बांध देते हैं और उसको जो बैल होता है ऑक्स वो खींचता है। तो क्या करते हैं, पहले उस बड़े बर्तन को हम कुएं में डाल देंगे, उसमें पानी भर जाएगा तो उसका जो वेट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो उसे पुल करने के लिए हम क्या करते हैं, एक ऑक्स बैल का सहारा लेते हैं, तो बैल उसे खींचता है। जब वो ऊपर आ जाता है तो उसको हम खींच करके और अलग किसी दूसरी जगह पर डाल देते हैं, जिससे कि वो धीरे धीरे हमारे जो क्रॉप फील्ड है उसमें चला जाता है। एक मेथड ये होता है। दूसरा मेथड होता है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, ये मोस्टली रिवर के किनारे पर होता है। चेन पंप सिस्टम जो हम यूज करते हैं वो रिवर के किनारे पर करते हैं। किसी भी रिवर में पानी जा रहा होता है, मान के चलिए ये एक रिवर है जिसमें पानी जा रहा है, तो हम यहाँ एक चेन सिस्टम डेवलप करते हैं इस तरह से, और एक यहाँ लगा देते हैं, दो पुली लगा देते हैं, इनको एक बेल्ट से जोड़ देते हैं और इसमें जो लगी हुई होती है वो बाल्टी लगी हुई होती है इस तरह से। ऐसे ही ये चारों तरफ लगी हुई होती हैं, तो इसका जो रोटेशन होता है वो ऐसे होता है। यहाँ भी बाल्टी लगी हुई होती है, तो जब ये ऐसे घूम करके और ऐसे आएगा तो रिवर से होकर के जाएगा, तो रिवर के पानी को लेकर के आएगा और उस पानी को यहाँ खाली कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम चेन पंप जो सिस्टम होता है उससे करते हैं।
दूसरा और थर्ड पॉइंट जो है वो होती है रेहेड। और ये जैसे कि अगर हम बात करें, हमारे जो दादाजी थे उन्होंने ये रेहेड सिस्टम देखा था, इससे इरिगेशन भी किया था। तो ये बहुत ज़्यादा भी पुराना नहीं है। और इसमें क्या होता था, बिल्कुल ऐसे ही चेन सिस्टम होता था ये रिवर के लिए। उसमें एक वेल होता था, कुएं में ये सिस्टम डेवलप किया जाता था। तो एक चेन पर बाल्टी लगी हुई होती थी, वो खाली बाल्टी नीचे जाती थी, नीचे से भर के वो ऊपर आती रहती थी और ऊपर खाली हो जाती थी। तो इस तरह से हम रेहेड से इरिगेशन करते थे। तो एक पुराने टाइम की बात है। लेकिन अब जो हम मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करें तो यहाँ पर दो तरह के मेथड हम यूज करते हैं मोस्टली। एक तो होता है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, खेत में पाइपिंग हो जाती है, पाइप लगा दिए जाते हैं और वहाँ से स्प्रिंकल फुहारा निकलता है जो एक पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट करता है। फिर दूसरा पार्ट जो है वो उस पर्टिकुलर एरिया को इरिगेट करता है। तो इस तरह से ये इरिगेशन चलता रहता है स्प्रिंकल। एक होता है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, वहाँ उसमें भी पाइपिंग होती है और जो ड्रिप होती है उसको जो प्लांट्स होता है जहाँ पर, वहीं पर ओपन कर दिया जाता है, वो इरिगेट हो जाता है। फिर दूसरा जो प्लांट है वो इरिगेट हो जाता है। इसी तरह से हम सभी प्लांट्स को इरिगेट करते रहते हैं। तो इस तरह से ये टॉपिक था इरिगेशन का। तो सारे के सारे बच्चे नोट करेंगे इस पूरे को और तेजी से करते हैं।